So hello everyone, I welcome you all to the third lecture of electric charges and fields. आज एक ज़रूरी टॉपिक होने वाला है दैट इज़ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, पूछा जाता है, ठीक है, आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज का टॉपिक जो है थोड़ा ध्यान से सुनना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, या फिर अगर आप जलंधर या फिर नियर बाई एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इंटरेस्टिंग से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। भाई ध्यान से मेरी बात समझना, आपके सामने मैंने एक ना चार्जेस का सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, ये एक सिस्टम है पूरा। हाँ, ये वो डायग्राम नहीं है जो आपकी बुक में है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, वेक्टर फॉर्म ही पढ़ने वाले हैं। आप इस डायग्राम, ये वाला डायग्राम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपकी रेफरेंस के लिए बना दिया है मैंने। इसी को ही थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपके सामने एक सिस्टम की फॉर्म में रखा है। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं ये वही है। चलिए भाई, आपके सामने एक चार्जेस का सिस्टम है। ठीक है, इस चार्जेस के सिस्टम में क्या है, इस चार्जेस के सिस्टम में आपका एक चार्ज है Q1, सेकेंड चार्ज इज Q2। Q1 Q2 मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों क्या हैं, सेम नेचर के हैं, या कह लो कि दोनों पॉजिटिव हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव हैं। ठीक है, अब जब दो लाइक चार्जेस, दो सिमिलर चार्जेस होते हैं तो सिस्टम कैसे रिएक्ट करता है, दोनों चार्जेस रिपेल करते हैं। यानी कि ये जो Q2 चार्ज है, ठीक है, ये जो Q2 चार्ज है, Q1 इसको धक्का दे रहा होगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स F21 वेक्टर। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक चीज़ समझना, ये F21 F12 ये क्या होता है, मैं नंबर जिसका पहले लिखूंगा उस पे फोर्स लग रही है, और जिसका नंबर बाद में लिखूंगा वो फोर्स लगा रहा है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे F21 वेक्टर। ठीक है, F वेक्टर तो आपको समझ आ गया कि मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ फोर्स की। ये 21 का क्या मतलब है, पहले 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है और Q1 फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो ये Q1 चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा, Q2 चार्ज फोर्स लगाएगा। ठीक है, जब ये फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम क्या नाम दे देंगे, उस फोर्स को हम नाम दे देंगे F वेक्टर 1 2। ठीक है, F वेक्टर फोर्स का डायरेक्शन हो गया, कौन किस पे लगा रहा है, 1 के ऊपर 2 चार्ज फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फोर्स लग किसके ऊपर रही है, Q1 के ऊपर, लगा कौन रहा है, Q2। ठीक है, दोनों के बीच की सेपरेशन को लेट से मैंने R कंसीडर कर लिया। क्लियर है। अब भाई ये आर की भी ना हम यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे। जिनको नहीं मालूम, ठीक है, आपके थोड़े अगर बेसिक्स इस मामले में थोड़े वीक हैं वेक्टर्स में, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ, जब जब मैं बोलूँगा यूनिट वेक्टर तो मैं एक ऐसे वेक्टर की बात कर रहा हूँगा जिसमें हम केवल और केवल क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन कंसीडर करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जो सिर्फ डायरेक्शन कंसीडर करने के लिए यूज़ किया जाता है, मैग्नीट्यूड से उसका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, अगर आपने वेक्टर्स इतने स्ट्रांग नहीं है आपके तो सेपरेटली मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, कि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है, खाली डायरेक्शन बताने के लिए इनका यूज़ होता है। चलिए भाई, तो देखिए फोर्स के डायरेक्शंस पता लग गए। ठीक है, अब आर के भी समझ लो। ठीक है, आर यूनिट वेक्टर 1 2 ये किसकी डायरेक्शन में होगा, F21 की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और R यूनिट वेक्टर 21 जो है वो किसकी डायरेक्शन में होगा, F12 की डायरेक्शन में होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब आते हैं हमारे मेन कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पे। भाई कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म जब जब हम लिखते हैं, ठीक है, आपका एक चीज़ याद रखने वाली होती है उसमें कि जितने भी आपके ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, लेट से हम इस केस में मैंने R को यूनिट वेक्टर कंसीडर किया है, तो मान लीजिए R12 यूनिट वेक्टर है, मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, दैट इज R12 वेक्टर अपॉन R। ठीक है, ये R जो नीचे वाला R है ये मॉड वाला R है। ठीक है, मतलब इसके साथ कोई प्लस माइनस कोई कुछ नहीं। ठीक है, कोई वेक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सिंपल मैग्नीट्यूड वैल्यू है R की, बीच का ये जितना भी हमारा क्या था, सेपरेशन था। ठीक है, हम यूनिट वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर। अब आओ मेन कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ हमें क्या कहता था, कूलम्स लॉ हमें कहता था दो चार्जेस के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव कोई भी फोर्स हो, उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता था ना, अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ थी हमारा कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं
यानी कि हम इस बार डायरेक्शंस को इंक्लूड करेंगे, हम उसकी वेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे। तो इस बार हम f नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे f वेक्टर। लेट से मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है, मैं इस वाली फोर्स की बात कर रहा हूँ F21 वेक्टर की। तो मैं इस F21 वेक्टर को कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके मल्टीपल में हम किसे रखेंगे, इसके मल्टीपल में हम रखेंगे हमारे आर कैप 1 2 को। ठीक है, क्यों रखा, क्योंकि देखो F21 का जो डायरेक्शन है, क्या R12 का भी वही डायरेक्शन है ना, R12 का भी क्या है, वही डायरेक्शन है। इसीलिए हम किसको रखेंगे यहाँ पर F21 के साथ R यूनिट वेक्टर 1 2 को रखेंगे। क्लियर होगी इतनी बात। भाई दूसरे केस में अगर मैं मान लीजिए इसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, जो Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है F12, इसके लिए जब मैं लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर मैं R21 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि F12 की डायरेक्शन में कौन था, F12 की डायरेक्शन में हमारा यहाँ पे ये था। ठीक है, R यूनिट वेक्टर 21। क्लियर है। चलिए भाई, अब ये जो दो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई रोल नहीं है। रीज़न हमेशा याद रखो, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू को तो सर नहीं चेंज करने वाले। ठीक है, ये जो f का वैल्यू होगा, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड लग रहा होगा, उसे तो चेंज नहीं करने वाले। तो सर हमने इनको लाया क्यों है, अगेन सेम चीज़ के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी F21 है फोर्स, ठीक है, तो वो मुझे पता होना चाहिए कि इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, यहाँ पर एरोज मिल जाएंगे। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरी F21 फोर्स है, तो मैं वो कहूँगा कि वो इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, F21 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। कैसे पता चला, क्योंकि R12 का भी वही डायरेक्शन था, तो हमने दोनों को साथ साथ रखा। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि मेरी F12 का डायरेक्शन जो है वो किधर है, इधर की तरफ है। ठीक है, वो मैंने कैसे सिग्निफाई किया, वो मैंने रिप्रेजेंट किया इससे। ठीक है, कि यहाँ पर R21 का भी उधर ही डायरेक्शन है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए भाई, समझ आया। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वेक्टर्स की वैल्यू को, ठीक है, जो मैंने आपको R12 R21 बताया है, इन यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू को हम घुमा सकते हैं। कब, जब हम साइन का चेंज कर दें। साइन चेंज करने पे भाई डायरेक्शन बदल जाती है। यानी कि अगर मैं सिंपल आसान भाषा में बोलूँ कि मुझे इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, लेट से मुझे इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इस F12 की वैल्यू को, तो मैं क्या करूँगा, इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि -k, वही 1/4πε0 को मैंने k लिख दिया। ठीक है, k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, R वेक्टर 1 2। अब देखो यहाँ पर मैंने 1 2 की लिखा, आना क्या चाहिए था 2 1, पर मैंने क्या लिखा 1 2। रीज़न इज कि यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव साइन का भी यूज़ किया हुआ है, और जो ये नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो भी ये वेक्टर है, ठीक है, जो भी आपकी फोर्स है वो इससे उल्टी दिशा में लग रही है। ठीक है, इससे उल्टी दिशा में लग रही है। मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी डायरेक्शन यहाँ पर मैंने कंसीडर की है R12 की डायरेक्शन, ठीक है, R12 वाली डायरेक्शन, ठीक है, इधर को जो जा रही है R12 वाली डायरेक्शन मैंने कंसीडर की, तो अगर मैंने साथ में इसके नेगेटिव साइन लगा दिया, इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, इसकी उल्टी है, मतलब असल डायरेक्शन इज दिस वाली। ठीक है, रियल डायरेक्शन जो है वो 2 1 वाली है, और हमें पता भी लग रहा है फोर्स 1 2 किस डायरेक्शन में लग रही है, इसी डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई, यानी कि नेगेटिव साइन लगाने का मतलब, नेगेटिव साइन जब लग जाता है यूनिट वेक्टर के साथ, या फिर कह लो कि पूरे फॉर्मूला के साथ यूनिट वेक्टर की मदद से, तो उसका डायरेक्शन रिवर्स कंसीडर किया जाता है। अब ये वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ ली। ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें ऐसा टॉपिक पढ़ाया क्यों जा रहा है। मैंने आपको ना दो चीज़ें बताई थी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि ये जितनी भी फोर्सेस होती है कूलम फोर्सेस, ये सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, ठीक है। और दूसरी मैंने चीज़ बताई थी कि जो कूलम फोर्सेस होती हैं, ठीक है, वो न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत अच्छे से फॉलो करती हैं, वो एक्शन रिएक्शन वाला, ठीक है, कि इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए। तो वो चीज़ जो है हमें वेक्टर फॉर्म से देखने में पता लगती है। भाई ये चीज़ हम अभी जस्ट करके हटे, ठीक है, ये चीज़ अभी हम जस्ट करके हटे हैं। अगर हम ये करते हैं, माने नेगेटिव लगा के डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, इसका मतलब कि हमारा
F21 जो होगा वो नियरली इक्वल टू क्या होगा, माइनस F12 होगा। ठीक है, और अगर ये चीज़ हो गई दैट मीन्स कि हमारा जो दोनों चार्जेस हैं वो एक दूसरे पर क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो एक दूसरे पर क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं। तो जो ओबे करता है हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। उसके बाद में बात आती है कि हमारी जितने भी ये चार्जेस हैं, ठीक है, मान लीजिए हमने चार्ज दो कंसीडर किए यहाँ पे, तो एक F21 फोर्स लग रही थी, एक F12 फोर्स लग रही थी। ठीक है, ये जो दोनों फोर्सेस हैं हमने नोटिस किया कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये उसी लाइन के अलोंग लग रही है। ठीक है, उसी एक लाइन के अलोंग लग रही है जिस लाइन से ये दोनों क्या हैं, जुड़ रखे हैं। यानी कि ये फोर्स हमारी कैसी है, एक सेंट्रल फोर्स है। कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ये बात हमें कौन प्रूव करता है, ये बात हमें प्रूव करता है हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, क्योंकि हमें देखो ये चीज़ पता करने के लिए तो डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी था ना। हमें पता चल गया कि फोर्स जो है वो इसी लाइन के अलोंग लग रही है, इसीलिए क्या हो गई, सेंट्रल फोर्सेस बोली जाती हैं। अभी कूलम्स लॉ पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो कुछ लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं इसकी। पहली चीज़ होती है कि दो चार्जेस जो हैं, दो या दो से ज़्यादा चार्जेस जितने भी, ठीक है, वो कूलम्स लॉ को दो चार्जेस सिर्फ तभी सेटिस्फाई कर सकते हैं जब वो स्टेशनरी मोड पे हों। स्टेशनरी माने जब वो रेस्टिंग स्टेट पर हों। मूविंग चार्जेस कूलम्स लॉ ओबे नहीं करते। ठीक है, दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है उन्हें हमेशा पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाता है। किसके लिए, कूलम्स लॉ को स्टडी करने के लिए। ठीक है, पॉइंट चार्ज मैंने आपको बताया था, पॉइंट चार्ज ऐसा नहीं कि छोटे चार्जेस होते हैं। पॉइंट चार्ज वो चार्जेस होते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस उनके खुद के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उन्हें हम पॉइंट चार्जेस बोलते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत छोटे चार्जेस होते हैं, नहीं। क्लियर हो गया। फिर ये पॉइंट हमने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कल डिस्कस किया था। ठीक है, कि जो हमारी सेपरेशन होती हैं, ठीक है, चार्जेस के बीच में, वो ग्रेटर देन ये रहनी चाहिए 10⁻⁻15 मीटर। क्या होता है ये, 1 फर्मी। 10⁻⁻15 मीटर इज 1 फर्मी, आपके एटम के न्यूक्लियस का साइज। ठीक है, आपके एटम के न्यूक्लियस का रेडियाई। सर अगर इससे कम साइज हम रख दें, मान लीजिए ये जो आपका आर है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपका आर है, मैं बोलूँ कि मेरी ये जो आर की वैल्यू है, ठीक है, यानी कि दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन ये 10⁻⁻15 मीटर से कम हो गया। ठीक है, मतलब वो न्यूक्लियस के रेडियाई से भी कम हो गया इनके बीच का सेपरेशन। तो सर ऐसा तो क्या ही हो जाएगा। ठीक है, होगा क्या, उस केस में आपकी कूलम फोर्सेस इतना काम नहीं करेंगी। उस केस में डोमिनेट कौन करेगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, उस केस तक जाते जाते हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस डोमिनेट करने लग जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये कहाँ गया, ये देखो, because for distances less than 10⁻⁻15 मीटर strong nuclear forces dominate over coulomb forces। माने न्यूक्लियर फोर्सेस इतनी ज़्यादा ताकतवर होती हैं कि वो डोमिनेट कर लेती हैं किसके ऊपर, कूलम फोर्सेस के ऊपर। तो कूलम फोर्सेस का न्यूक्लियर डायमेंशंस पर जाकर भाई कोई अस्तित्व नहीं बचता। ठीक है, अगर हम 10⁻⁻15 मीटर रखेंगे, ठीक है, या फिर उससे कम रखेंगे दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन, तो कूलम फोर्स ना के बराबर होगी और ज़्यादा काम किसका होगा, न्यूक्लियर फोर्सेस का होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। मिलते हैं।